दोस्तों, जब कभी कोई अपराध होता है यानी कि कोई व्यक्ति क्राइम करता है तो क्राइम करने वाला व्यक्ति को आरोपी कहा जाता है। आरोपी होता है, वो अपराधी तो होता ही है, लेकिन अदालत में जब तक आरोप सिद्ध नहीं हो जाता तब तक उसको अपराधी की श्रेणी में ना रखे उसको आरोपी के रूप में देखा जाता है। अब सवाल उठता है कि जब कोई व्यक्ति क्राइम कर देता है तो क्राइम करने के बाद उसको उसको ज़मानत की ज़रूरत पड़ती है। ज़मानत दो तरह से होती है। एक अपराध वो होते हैं जिसमें ज़मानत तुरंत मिल जाती है, जिसको ज़मानती अपराध कहा जाता है। एक अपराध वो होता है जिसमें ज़मानत तुरंत नहीं मिल पाती है, क्योंकि वो गैर ज़मानती अपराध कहलाता है, यानी कि नॉन बेलेबल अपराध होता है। अब सवाल उठता है कि जब ज़मानत की ज़रूरत होती है तब उस आरोपी व्यक्ति को ऐसे दो व्यक्तियों की ज़रूरत होती है जो उसकी ज़मानत ले सकें, यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं आप गारंटर के रूप में। यानी कि वो गारंटी ले लें कि जब कभी कोर्ट को यानी कि न्यायालय को जब कभी इसकी ज़रूरत होगी आरोपी व्यक्ति को कि अदालत में पेश हो, तब वो इस बात की गारंटी लेते हैं कि हाँ, जब कभी आदेश होगा, इसको ज़रूरत पड़ेगी कोर्ट में पेश करने की, तो हम इसको पेश करवा देंगे। यानी कि वो पेश होगा, इस बात की गारंटी लेते हैं। अगर वो पेश नहीं होता है तो ये जिम्मेदारी जो होती है वो ज़मानतदार की होती है। यानी कि वो व्यक्ति जो ज़मानत लेता है उसकी ये गारंटी होती है, यानी उसकी ये जिम्मेदारी होती है कि वो उस आरोपी को न्यायालय के समय पेश करे, न्यायालय के समक्ष पेश करे। तो हम बात कर लेते हैं ज़मानतदार होता क्या है। ज़मानत को अगर हम परिभाषा की दृष्टि से देखें तो अदालत में ऐसे अभियुक्त यानी कि आरोपी को समय समय पर पेश कराने एवं जब भी अदालत को उस अभियुक्त यानी आरोपी को अदालत में प्रस्तुत होने के लिए आदेश करे या ज़रूरत हो, तब उसके प्रस्तुत होने की गारंटी लेने वाले व्यक्ति को ज़मानतदार अर्थात प्रतिभू कहा जाता है। अब हम बात करते हैं, ज़मानत जो है वो पुलिस अधिकारियों द्वारा भी दी जाती है। ज़मानती अपराध ऐसे होते हैं जिनमें पुलिस अधिकारी ज़मानत दे देते हैं, थाने से ही उनको ज़मानत मिल जाती है। अब हम बात करेंगे कि ज़मानत ले लेने पर, क्योंकि अगर आप किसी व्यक्ति की ज़मानत ले लेते हैं तो ये मान के चलें अगर वो आरोपी व्यक्ति अदालत के सामने पेश नहीं होगा तब क्या होगा। यानी कि आपने तो किसी आरोपी यानी कि अपराधी व्यक्ति की ज़मानत तो ले ली, आप जाके बोल दिए कि ठीक है इसकी गारंटी हम ले लेते हैं। गारंटी लेने के बाद यानी ज़मानत लेने के बाद अगर वो व्यक्ति अदालत में हाजिर नहीं होता है या वो फ़रार हो जाता है यानी भाग जाता है, तब क्या होगा। तो इस मामले में जो ज़मानत लेता है यानी जो गारंटी ले लेता है उसकी क्या जिम्मेदारी होती है, हम उस पर बात कर लेते हैं। इस मामले में BNSS यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, अब जो नया कानून आ गया, उसकी धारा 491 सबसे महत्वपूर्ण धारा है। यह उल्लेख करती है कि ज़मानतदार के दायित्वों से क्या परिणाम निकल कर आते हैं, यानी उसकी जिम्मेदारी पे क्या लायबिलिटी, मतलब उसकी जिम्मेदारी क्या होती है। धारा 491 के अंतर्गत यदि बंद पत्र को जब्त कर लिया जाता है, यानी कि बॉन्ड, आप जब गारंटी लेते हैं तो आपसे एक बॉन्ड भरवाया जाता है। अब उस बॉन्ड को जब्त कर लिया जाता है तो ऐसे बॉन्ड में जितनी धनराशि का उल्लेख होता है, आपको मालूम होना चाहिए कि जब आप किसी की गारंटी लेते हैं तो आपसे एक बॉन्ड भरवाया जाता है और बॉन्ड में रुपए भरे जाते हैं, धनराशि। किसी में 50,000 भरे जाते हैं, किसी में 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, जो भी जितनी भी धनराशि अदालत समझता है वो भरवा लेता है। तो ऐसे बॉन्ड को जब्त कर लिया जाता है और जितनी उसमें जो धनराशि यानी जितना रुपए का उल्लेख होता है उतनी धनराशि की वसूली के लिए न्यायालय को ऐसा अधिकार मिल जाता है जैसा अधिकार जुर्माना वसूल करने के लिए होता है। अब मान के चलिए आपने अगर किसी अपराधी व्यक्ति की जिसने अपराध किया है और उसकी गारंटी ले ली, आपने ज़मानत ले ली, तब अगर वो व्यक्ति फरार हो जाता है या अदालत के सामने हाजिर नहीं होता है, तब मान के चलिए आपका बॉन्ड जब्त कर लिया जाएगा और उसमें जितनी धनराशि आपने भरवाई आपसे, वो जुर्माने के जैसे वसूल करा जाता है वैसे ही आपसे वसूल किया जाएगा। समाधानप्रद रूप से यह साबित हो जाता है कि बंद पत्र जब्त हो चुका है, तो ऐसी परिस्थिति में न्यायालय बंद पत्र की जो धनराशि है उसकी वसूली के लिए एक नवीन वाद की रचना करती है, यानी कि एक नया मुकदमा शुरू हो जाएगा। नया मुकदमा किस पे शुरू होगा? आपके ऊपर। यानी आपने गारंटी ली थी ना कि आरोपी की, कि आरोपी हाजिर होगा अदालत में, आरोपी तो बाहर हो गया, भाग गया, फरार हो गया, तो फिर एक नया मुकदमा धनराशि वसूल करने का आप पे शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपने तो जमानत दी थी। यदि जमानतदार द्वारा जितनी धनराशि का बंद पत्र अपने जमानत पत्र में दिया था तो उसे शास्ति यानी कि पेनाल्टी के रूप में जमा नहीं करता है, तो ऐसी परिस्थिति में अदालत द्वारा 6 महीने तक का कारावास जमानतदार को दिया जा सकता है। तो सोच लीजिए, जमानत लेना आसान नहीं होता है। अगर आपने किसी की जमानत ली है और वो व्यक्ति फरार हो गया, अदालत में हाजिर नहीं हो रहा है, तो आपसे वो पैसा वसूल किया जाएगा, बिल्कुल ऐसे जैसे कि आपके ऊपर जुर्माना लगा था। और दूसरी चीज़, यदि वो जुर्माना अगर आप भर नहीं पाते हैं, यानी कि वो धनराशि अगर आप जमा नहीं कर पाते हैं अदालत में, तो ये मान के चलिए 6 महीने का कारावास आपको भी मिल जाएगा। यानी किसी प्रकरण में यानी किसी भी मामले में कोई व्यक्ति किसी अभियुक्त की जमानत लेता है और जमानत पत्र में एक निश्चित धनराशि का उल्लेख करता है, जैसा मैं ऊपर बता चुका हूं आपको कि बॉन्ड में धनराशि भरी जाती है, जिसे बंद पत्र यानी बॉन्ड के रूप में न्यायालय को सौंपता है और जमानतदार की मृत्यु हो जाती है। ऐसी स्थिति में BNSS की धारा 491 की जो उपधारा है 4 के अंतर्गत में जिस संपदा का उल्लेख किया गया है, जैसे कोई रजिस्ट्री या कोई फिक्स डिपॉजिट इत्यादि हो, तो वह उन्मोचित हो जाती है और किसी भी संपदा पर कोई दायित्व नहीं रह जाता है। हाँ, बस यहाँ पर क्या है, अब इसमें हम आपको और बता दें, अगर किसी व्यक्ति ने किसी आरोपी व्यक्ति की यानी अभियुक्त व्यक्ति की जमानत ले ली है यानी गारंटी ले ली है और उसमें अगर उस दौरान उसके बाद अगर उस जमानतदार यानी जिसने गारंटी ली है उसकी मृत्यु हो जाती है, तब ये मान के चलिए फिर वो जमानतदार की अगर मृत्यु हो जाती है और उसने जो कोई भी संपत्ति अपनी संपदा, यानी कि कुछ लोग मोटरसाइकिल लगा देते हैं, कुछ लोग अपने गाड़ी के कागज़ लगा देते हैं, कुछ लोग अपने फिक्स डिपॉजिट यानी बैंक में जो आपका फिक्स डिपॉजिट होता है उसकी रसीदें वगैरह लगा के वो एक गारंटी के रूप में रख देते हैं, तो वो सब के सब जो है वो एक तरीके से बरी हो जाते हैं, मतलब वो उन्मोचित हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, उन पर कोई दायित्व नहीं रह जाता, कोई लायबिलिटी, कोई जिम्मेदारी नहीं रह जाती है अगर जमानतदार मर जाता है।
जमानतदार के जीवित होते हुए ही केवल संपदा के ऊपर दायित्व रहता है, यानी जब तक जमानतदार जिंदा है तब तक वो उस पर वसूली की जा सकती है। यदि जमानतदार की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी परिस्थिति में जमानतदार संपदा पर दायित्व नहीं होगा। अभियुक्त को न्यायालय द्वारा पुनः नवीन जमानतदार अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का आदेश किया जाता है। सीधी सी बात है, अगर कोई व्यक्ति मर जाता है जमानतदार, और फिर जो आरोपी व्यक्ति है यानी अभियुक्त है, उसको फिर एक नया जमानतदार अदालत के सामने पेश करना होता है। यदि अभियुक्त नया जमानतदार नहीं पेश कर पाता है तो उसे गिरफ्तारी वारंट जारी कर कारावास भेज दिया जाता है। अगर जमानतदार दोबारा नहीं दे पाता है तो उसके लिए वारंट जारी हो जाता है और उसे वापस कारागार में भेज दिया जाता है, जेल भेज दिया जाता है। इस पर एक हम मुकदमे का जिक्र करेंगे, यानी कि रूलिंग्स का जिक्र करेंगे। मोहम्मद कुंजू तथा अन्य बनाम कर्नाटक राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अभी निर्धारित किया है कि जमानत बॉन्ड के संबंध में प्रतिभुओं यानी कि गारंटर्स जो होते हैं का महत्वपूर्ण दायित्व होता है, जिम्मेदारी होती है कि जब भी अपेक्षा की जाए न्यायालय में आरोपी यानी अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करें। यानी कि आप जब भी आरोपी व्यक्ति को अदालत में बुलाया जाए तो वो उम्मीद की जाती है कि वो पेश हो, और ये गारंटी जो लेता है व्यक्ति जमानतदार की जिम्मेदारी होती है कि उसको पेश करवाए। तो बंद पद का मूल तत्व अभियुक्त की उपस्थिति कराना है, यानी बॉन्ड भरा ही इसलिए जाता है ताकि वो आरोपी व्यक्ति उपस्थित कराया जा सके। अब हम आपको इसमें एक इंपॉर्टेंट बात बताते हैं कि जमानत वापस लिया जाना। कोई भी जमानतदार यदि किसी व्यक्ति की जमानत ले लेता है और वह जमानत पर छोड़ दिया जाता है, परंतु बाद में उस व्यक्ति के लिए दी जमानत वापस लेना चाहता है, या फिर उसे इस बात का विश्वास नहीं रहा कि उसके कहने पर या उसके लाने पर अभियुक्त व्यक्ति न्यायालय में उपस्थित होगा, यानी कि आपने किसी व्यक्ति की जमानत ले ली और आपकी उसकी हरकतों से आपको ये जाहिर हो गया कि नहीं भैया ये जमानत तुमने गलत ले ली, ये व्यक्ति तो किसी भी वक्त फरार हो जाएगा, ये मेरा तो कहने नहीं मान रहा, ये अदालत में जाएगा नहीं, इसके तो आसार लग रहा है ये भाग जाएगा, तब क्या करेंगे आप? तब आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है। उसी मजिस्ट्रेट के सामने यानी कि उसी अदालत में जाकर आपको एक आवेदन देना है, और उस आवेदन में ज़मानत प्रभाव से मुक्त हो जाने के लिए आपको रिक्वेस्ट करनी है अदालत से। आपको इस बात के लिए रिक्वेस्ट करनी है कि भाई हमने जिसकी ज़मानत ली थी, माननीय न्यायालय से मेरा अनुरोध है कि जिसकी हमने ज़मानत ली थी अब हम उसकी ज़मानत वापस लेना चाहते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति जो है वो अदालत के समक्ष प्रस्तुत होने में आनाकानी कर रहा है, या हमें ऐसा लगता है कि भाई वो हमारी बात नहीं मानेगा, तो लिहाजा हम इस ज़मानत से मुक्त होना चाहते हैं, हमें इसको मुक्त करने की कृपा करी जाए। तो किसी भी समय मजिस्ट्रेट से ऐसा आवेदन किया जा सकता है। जब ज़मानत वापस ले ली जाती है तो अभियुक्त को कोई अन्य ज़मानतदार प्रस्तुत करना होता है। आपने ज़मानत वापस ले ली, अब उस व्यक्ति को दूसरा कोई ज़मानतदार देना होगा, नहीं देता है तो वही प्रक्रिया लागू हो जाएगी, उसके लिए वारंट जारी होगा, उसे जेल दोबारा भेज दिया जाएगा। तो मजिस्ट्रेट अगर आदेश कर देता है, आपको मुक्त कर देता है, तो आप उससे बरी हो जाते हैं, आपके जो कागज लगे थे वो बाहर हो जाते हैं, आप आज़ाद हो जाते हैं। अब बात आती है कि जमानत कौन ले सकता है। कोई भी स्वस्थचित और व्यस्क व्यक्ति जमानत ले सकता है। न्यायालय जितनी धनराशि बंद पत्र में उल्लेख करती है उतनी धनराशि की कोई संपदा जमानतदार को अदालत के समक्ष बतलाना होता है और सिद्ध करना होता है कि वह इतनी हैसियत रखता है कि जमानत में बॉन्ड में जो भरी हुई धनराशि है वो दे सकता है या उसे जब्त की जा सकती है।